गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्रोणाचार्य एकेडमी। और आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ आए हुए हैं और आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है अपॉर्चुनिटी, जहां पर हम जिस चीज में भी हमको सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा हम वही काम करते हैं आज के डेट में। मतलब कि जहां पर हमको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जिस भी काम में हमको सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है कि अरे यहाँ पर हमको अच्छा काम करने को मिल जाएगा, यहाँ पर हमको अच्छा पैसे मिल जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, वहां पर उस अपॉर्चुनिटी को उठा लेते हैं, वहां पर हम लोग काम करने लगते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात कहेगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, मतलब कि यहाँ पर कुछ पैसों के बारे में बात कर देगा। तो देखिए क्या कहता है, समझते हैं। कहता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेस मींस द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यूड अल्टरनेटिव यूज ऑफ दैट रिसोर्सेस। मतलब क्या हुआ इसका मतलब यही हुआ कि जो भी रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल होंगी, क्या होंगी, जो भी रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल होंगी उसमें से सबसे ज्यादा जो रिसोर्सेस हमको क्या करेगा, सेटिस्फेक्शन देगा या हमको अपॉर्चुनिटी देगा, उसी रिसोर्सेस को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। मतलब कि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस दिए हैं, उसमें से आपको सबसे ज्यादा जिसमें अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, जिसमें ज्यादा लग रहा है कि इस पर पैसा अगर हम खर्चा करेंगे तो मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा, इंपॉर्टेंट होगा, तो हम क्या करेंगे, उस चीज को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यही होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज व्हाट यू मस्ट फॉरगो इन ऑर्डर टू समथिंग। मतलब कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम उसको बोलेंगे कि जिसको पाने के लिए, जिस चीज को पाने के लिए हम किसी चीज का क्या कर दे, सेक्रीफाइस कर दे, दैट इज ऑल्सो नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आखिर एग्जाम्पल होता क्या है। तो कहता है कि यू स्पेंड टाइम एंड मनी गोइंग टू अ मूवी। हम क्या करते हैं, अगर मूवी देखने का मन किया तो हम दो चीज वहां पे खर्च करते हैं, अपना समय और पैसा, दोनों चीज खर्च कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। You cannot spend that time at home reading a book and you cannot spend the money on something else। अब देखिए, जिस समय और जिस पैसे को हम मूवी पर खर्चा कर दिए हैं, मूवी देखने में खर्च कर दिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं, अब उस समय को हम घर पर बैठ करके किताब पढ़ने में तो लगा नहीं सकते हैं और उस पैसे को हम और कहीं पर भी खर्च कर नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 20 रुपए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 20 रुपए हैं। अब आप क्या किए और आपके पास 2 घंटे हैं, आप उस 20 रुपया यूज करके और 2 घंटे समय को इस्तेमाल करके आप मूवी देख लिए, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए वही 20 रुपया और कहीं पर खर्चा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको कहां पर खर्च कर चुके हैं, मूवी पर। अब जो आपके पास वो 2 घंटा था, जो 2 घंटा आप मूवी में खर्च कर दिए, अब वो 2 घंटा आप पढ़ाई में खर्चा नहीं कर सकते हैं, स्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो यही होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अगर किसी चीज को, किसी भी रिसोर्स को अगर हम एक जगह पर खर्च कर चुके हैं तो उसी चीज को हम दूसरे जगह पर खर्च नहीं कर सकते हैं। मतलब कि हमको ज्यादा अपॉर्चुनिटी कहां दिखा, मूवी देखने में दिखा कि अरे चलो मूवी देख लेते हैं, एंजॉयमेंट कर लेते हैं, वहां पर अपॉर्चुनिटी हमको ज्यादा दिखा तो हम वहां पर चले गए। लेकिन हमको ये अपॉर्चुनिटी इसमें कम दिखा, हम पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो हमको अपॉर्चुनिटी कम दिखा। तो यही चीज होता है, जहां पर आपको सबसे ज्यादा जिस रिसोर्सेस में आपको सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिखेगा वो आप अपनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ और डिफिनेशंस हैं और देखिए क्या कहता है कि डिफिनेशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन। यही बात पीछे हम समझा चुके हैं, जो आपके पास रिसोर्सेस हैं उससे जो बेहतर होगा उसको आप इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या कहता है, कुछ एग्जांपल्स हमको दिख रहा है यहाँ पर। कहता है कि इफ वी स्पेंड दैट 20 यूरो ऑन टेक्स्ट बुक द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रेस्टोरेंट मील वी कैन नॉट अफोर्ड टू पे। अब देखिए, अगर आप 20 यूरो क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक पर खर्च कर देते हैं, टेक्स्ट बुक किताबों को खरीदने में खर्च कर देते हैं, तो अब आप उसी पैसे को रेस्टोरेंट में खाने के लिए आप नहीं खर्चा कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो खर्च हो चुका है। हमको यहाँ पर दो चीज दिख रहा है,
हमको यहाँ पर दो चीज दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है देखिएगा। यहाँ पर हमको टेक्स्ट बुक दिखा और यहाँ पर हमको रेस्टोरेंट दिखा। अब इन दोनों में हम क्या देखें कि हमको इसमें टेक्स्ट बुक में रेस्टोरेंट के मुकाबले हमको ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। तो भैया हम क्या किए, 20 यूरो हम खर्चा कहाँ कर दिए, टेक्स्ट बुक पे कर दिए और हम रेस्टोरेंट को छोड़ दिए। तो मतलब कि ये जो 20 यूरो हम जो टेक्स्ट बुक पर खर्चा कर दिए हैं, अब हम रेस्टोरेंट पर उसको खर्चा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एक और पॉइंट देखते हैं, कहता है कि इफ you decide to spend 2 hours studying on a Friday night, the opportunity cost is that you cannot have those 2 hours for leisure। मतलब कि अब यहाँ पर समय के बारे में बात कर दिया। अगर फ्राइडे के नाइट को अगर हम 2 घंटा पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ाई में हम स्पेंड कर देते हैं, डिसाइड हम यही किए कि आज हम रात में 2 घंटा पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ लिए। तो पढ़ने के बाद अब बताइए जो 2 घंटा आप पढ़ाई पर खर्चा कर दिए, स्पेंड कर दिए, अब वही 2 घंटा हम मौज मस्ती में खर्चा नहीं कर सकते हैं। तो हमको जहां पर जैसा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखा हम वहां पर उसको इस्तेमाल किए। यहाँ पर एक डायग्राम देख लीजिए, क्या कहता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसके बराबर होता है, तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन के बराबर होता है। तो इधर देखिए जो आप इंजॉयमेंट करते हैं इधर दिया हुआ है, ठीक है, जो इंजॉयमेंट करते हैं वो टाइम इधर दिया हुआ है और जो पढ़ाई आप आवर स्टडी किए हैं वो इधर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए if you study an extra 2 hours the opportunity cost is the 2 hours of leisure that you not now cannot have। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि हम 2 घंटा क्या कर लिए, देखिए 2 घंटा पढ़े और 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लिए। तो अब ये जो 2 घंटा है, अब ये जो 2 घंटा है, ये जो 2 घंटा है, अब ये 2 घंटा हम मौज मस्ती में खर्चा नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा 2 घंटा क्या हो गया, 10 से ये 8 हो गया, ये 2 से ये 4 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरा मौज मस्ती का जो समय था वो 2 घंटा घट गया और पढ़ाई का समय का 2 घंटा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि हमको अपॉर्चुनिटी कहाँ दिख रहा था, तो पढ़ाई में दिख रहा था। तो समझ में आ गया। चलिए अगला चलते हैं। अब यहाँ पर बात करता है क्या, अब यहाँ पर इंपोर्टेंस ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बात कर रहा है। इंपोर्टेंस क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, तो समझते हैं क्या होता है। कहता है कि द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक इज द इशू ऑफ स्कैरसिटी। सही बात है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे अर्थव्यवस्था का यही है कि चीजें रिसोर्सेज जो है वो कम है, स्कैरसिटी है। अब मान लीजिए जो चीजें कम है तो उसको हम क्या करेंगे, कम ही इस्तेमाल करेंगे, कम से कम इस्तेमाल करेंगे। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। जो चीज हमको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने का मन भी करता है लेकिन उसका अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से हम क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल कम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है कि therefore we are concerned with the optimal use and distribution of these scarce resources। का मतलब क्या हुआ, वही बात हुआ कि जिसके वजह से स्कैरसिटी की वजह से हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज स्कैर्स रिसोर्स, और उसके बाद हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आगे बढ़े, फिर कहता है कि whenever there is a scarcity we are forced to make choices। सही बात है। अब मान लीजिए अगर scarcity है, किसी चीजों की, किसी रिसोर्सेज की कमी है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर सबसे बड़ा चीज आता है कि हमको फोर्स किया जाता है कि अब आप चॉइस कीजिए। मतलब कि अब आपको मसाला डोसा खाना है या प्लेन डोसा खाना है, ये अब आप पर निर्भर करता है। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, स्कैर्स है, कम है। आगे बढ़ते एग्जांपल यहाँ पर दिख रहा है कि इफ वी हैव 20 यूरो वी कैन स्पेंड इट ऑन एन इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक और वी कैन एंजॉय अ मील इन ए रेस्टोरेंट। अब देखिए आपके पास 20 यूरो है तो
आप दो ही काम कर सकते हैं, या तो आप इकोनॉमिक का टेक्स्ट बुक खरीद सकते हैं या फिर आप उसको रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खा सकते हैं। तो आपके पास दो चीज है। अब आपको डिसाइड करना है कि हम इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक खरीदें या रेस्टोरेंट में जाकर के मील इंजॉय करें। तो अब यहाँ पर आप पर निर्भर करता है, क्या निर्भर करता है कि अब आप देखिएगा कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अब हमको यहाँ पर देखना होगा कि क्या हम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, इकोनॉमिक का टेक्स्ट बुक है या मील रेस्टोरेंट में जाकर के इंजॉय करना है। आगे बढ़ते हैं, बोलता है कि therefore many choices involves an opportunity cost, having to make choices between the two। आपके पास बहुत सारा choices आएगा चुनने के लिए, लेकिन at last आपको क्या करना होगा, किन्हीं दो चीज में से ही एक चीज को आप चूज कर सकते हैं। यही होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो समझ में आ गया कि इंपॉर्टेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। एग्जाम में पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस विद इन डायग्राम। तो आपको समझाना होगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, बेसिक है, एग्जाम्पल्स हैं, दिख ही रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। तो चार तरह का एग्जाम्पल हम लेकर बैठे हुए हैं और इसको हम आपको समझाते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। ठीक है, कहता है द कॉस्ट ऑफ वार। क्या है? द कॉस्ट ऑफ वार। युद्ध करने में कितना कॉस्ट पड़ा, कितना पैसा लगा। तो समझते हैं क्या कहता है कि इफ द गवर्नमेंट स्पेंड $870 बिलियन ऑन अ वार। ठीक है, अगर एक सरकार क्या करती है कि $870 बिलियन क्या करती है, युद्ध में खर्चा कर देती है। समझिएगा, ठीक है। इट इज $870 बिलियन दे कैन नॉट स्पेंड ऑन एजुकेशन, हेल्थ केयर और कटिंग टैक्सेस, रिड्यूसिंग द बजट डेफिसिट। मतलब क्या हुआ कि अगर $870 बिलियन अगर सरकार युद्ध पर खर्चा करती है तो वही $870 बिलियन ना तो एजुकेशन पर खर्चा कर सकती है, अब ना ही हेल्थ फैसिलिटीज पर खर्चा कर सकती है और ना ही कटिंग टैक्सेस, मतलब कि आप देखे होंगे टैक्स जो लोग भरते हैं तो टैक्स कम करने में भी उसको नहीं खर्चा कर सकती है, या बजट डेफिसिट जो बजट की कमी है उसको पूरी करने में खर्चा नहीं कर सकती है। मतलब कि सरकार जब $870 बिलियन एक जगह पर खर्चा कर चुकी है तो वही $870 बिलियन और भी चीजों पर खर्चा नहीं कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि स्पेंडिंग ऑन द न्यू रोड। अब समझते हैं, कहता है कि इफ द गवर्नमेंट बिल्ड अ न्यू रोड then that money cannot be used for alternative spending plans such as education and healthcare। अब अगर मान लीजिए कि कुछ पैसे, कुछ अमाउंट क्या करता है सरकार कि रोड बनाने में खर्चा कर देता है, तो अब वही पैसा को वो एजुकेशन और हेल्थ केयर पर खर्चा नहीं कर सकता है। तो समझ में अब आ रहा होगा आप लोग को कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आखिर होता क्या है। अगर पीछे नहीं समझ में आया तो यहाँ पर तो एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि जब सरकार या किसी भी प्रकार का मनुष्य अगर किसी एक चीज पर उस पैसे को खर्च कर दे रहा है तो अदर पर खर्चा नहीं कर सकता है। मतलब कि यहाँ पर उसको बेस्ट अल्टरनेटिव यूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहां जहां पर दिखा वो वहीं पर उसको खर्चा किया। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि इफ द गवर्नमेंट ऑफर एन इनकम टैक्स कट the opportunity cost is that government revenue cannot be used to finance some aspects of government spending। अगर सरकार ये ऑफर करती है, ये निर्णय लेती है कि इनकम टैक्स में हम कटिंग करेंगे, मतलब कि इनकम टैक्स का जो प्रारूप है हम उसको घटा देंगे, तो जो पैसा जो रेवेन्यू गवर्नमेंट अगर जो उस पे खर्चा कर चुकी है अब उसी रेवेन्यू को वो किसी अदर गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स पर खर्चा नहीं कर सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, टाइम। If you have 12 hours at your disposal during the day, you cannot spend these hours in work or leisure।
The opportunity cost of spending all day watching TV is that you are not able to do and study during the day. अगर आपके पास 12 घंटे हैं डिस्पोजल ड्यूरिंग द डे, मतलब आप 12 घंटे क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं बिना मतलब का। जैसे मान लीजिए कुछ नहीं कर रहे हैं, नथिंग वी आर डूइंग इन दैट 12 आवर्स, देन व्हाट वी विल डू। तो वो जब 12 घंटे आपके डिस्पोज हो जाते हैं ड्यूरिंग अ डे, तो अब उसी 12 घंटे को आप ना तो पढ़ाई पर खर्चा कर सकते हैं, न मौज मस्ती में खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, आगे बोलता है कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग ऑल डे वाचिंग टीवी। अगर आप टीवी देखने पर पूरा दिन का समय आप खर्च कर देते हैं, तो आप वही जो दिन का पूरा समय जो आप टीवी देखने में खर्चा किए हैं, तो भैया आप उसको पूरा दिन स्टडी करने पर अब खर्चा नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये 4 प्रकार से एग्जाम्पल्स हम लिए थे, 4 तरह के एग्जाम्पल, तो हम समझ रहे हैं कि समझ में आ गया होगा। यहां से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी। ये क्या होता है? तो कहता है कि marginal opportunity cost are the added expenses that a company will pay for increasing production। जो कंपनी है वो क्या करती है, अपना प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जब और एक्सपेंसेस को ऐड करने लगती है, तो हम उसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि इट इंक्लूड्स एक्चुअल एक्सपेंसेस एंड इंटेंजिबल कॉस्ट एज वेल एज इनकम लॉस्ट फ्रॉम अदर अपॉर्चुनिटी दैट कैन नॉट बी टेकन if the resources are used to create more of one product। कहता है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है भैया, तो इसमें एक्चुअल एक्सपेंसेस इंक्लूड होता है, जो एक्चुअली उस पे एक्सपेंस होना चाहिए था आप उसको ऐड करते हैं, इंटेंजिबल कॉस्ट को ऐड करते हैं, एंड देन आफ्टर जो इनकम लॉस्ट आप कर चुके हैं अदर अपॉर्चुनिटी पर, वो भी उसमें इंक्लूड करते हैं, दैट कैन नॉट बी टेकन if the resources are used to create more of the one product। अब हम उसको दोबारा नहीं क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अगर उसी को हम दूसरे एक से ज्यादा प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कहता है कि द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी। मतलब क्या हुआ कि एक ज्यादा गेन करने के लिए, एक ज्यादा एडिशनल यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी को गेन करने के लिए जब हम नंबर ऑफ कमोडिटी को सैक्रिफाइस करते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहां पर एक फॉर्मूला है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, MRT। आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताइए, या आपसे पूछ सकता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बताइए। तो कहता है कि चेंज यूनिट सैक्रिफाइस बाय चेंज यूनिट गेन। तो इस इस्तेमाल करके आप जितना यूनिट सैक्रिफाइस किए ऊपर रखिए, जितना यूनिट गेन किए उसको नीचे रखिए और आप उसको बना दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग देखेंगे एक ग्राफ, यहाँ पर एक डेटा देख लेते हैं। कहता है मेरे पास गुड्स ए है, गुड्स बी है और हम एमओसी निकाल बैठे हैं। अब देखिए, जब हम प्रोडक्शन गुड ए का 21 कर रहे थे तो मेरा गुड बी का प्रोडक्शन 0 था। मतलब कि हाईएस्ट प्रोडक्शन मेरा गुड ए का कितना है, 21 है, और लोएस्ट प्रोडक्शन और गुड्स बी का कितना है, तो 0 है। ठीक है, जैसे ही हम एक डिक्रीज किए, यहां से देखिए, जैसे ही हम एक डिक्रीज किए मेरा गुड्स का यूनिट एक क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। समझ में आ रहा है? जैसे ही हम गुड्स ए का एक यूनिट को डिक्रीज किए मेरा गुड्स बी का एक यूनिट इंक्रीज कर गया। उसके बाद देखिए, जैसे ही गुड्स ए का 2 यूनिट हम डिक्रीज किए मेरा गुड्स बी का 2 यूनिट बढ़ गया। ठीक है, जैसे ही हम गुड्स ए का 3 यूनिट डिक्रीज किए मेरा गुड्स बी का 3 यूनिट
बढ़ गया। ठीक है, उसी प्रकार जैसे ही गुड्स ए का 4 यूनिट को हम डिक्रीज किए, मेरा यहाँ पर गुड्स बी में 4 यूनिट बढ़ गया। उसके बाद जैसे ही हम गुड्स ए में 5 यूनिट डिक्रीज किए, गुड्स बी में 5 यूनिट इंक्रीज कर गया। और लास्ट में जैसे ही हम 6 यूनिट डिक्रीज किए, वैसे ही मेरा गुड्स बी में 6 यूनिट बढ़ गया। तो सबसे पहला सवाल कि गुड्स ए का सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या था, यूनिट क्या था, और सबसे लोएस्ट यूनिट क्या है। तो आपको दिख रहा है कि गुड्स ए का हाईएस्ट यूनिट क्या है, तो 21 है, और लोएस्ट यूनिट 0 है। मतलब जिसका प्रोडक्शन आप स्टार्ट किए उसका प्रोडक्शन आप बंद कर दिए। अब जिसका प्रोडक्शन आप स्टार्ट नहीं किए थे वो अभी हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है। तो यहां पर समझ में आ गया। अब एमओसी कैसे निकलता है, हाउ यू हैव टू फाइंड द एमओसी। तो एमओसी फाइंड करने के लिए हम क्या बताए थे कि जितना सेक्रीफाइस किए जितना गेन किए डिवाइड कर दीजिए, और अगर वैसे नहीं करना है तो नॉर्मल, पहला तो होगा नहीं। ठीक है, पहला कुछ भी होगा नहीं। दूसरा, अब देखिए कितना सेक्रीफाइस किए, 1, कितना सेक्रीफाइस किए, 2, कितना सेक्रीफाइस किए, 3। मतलब माइनस करते चल जाइए, आपको पता चलते जाएगा कि एमओसी क्या निकला। ठीक है, एमओसी कैसे निकला, क्या निकला। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आखिरी देखेंगे स्लाइड जहां पर ग्राफ है। ये देखिए, यहां पर हम गुड्स ए को रखे हैं। किसको रखे हैं, हम यहाँ पर गुड्स ए को रखे हैं। ये रहा गुड्स ए और ये रहा गुड्स बी। ठीक है, अब देखिए जब गुड्स ए 21 तक ले जाएंगे, क्योंकि हाईएस्ट मेरा 21 तक था और गुड्स बी मेरा हाईएस्ट 6 तक था, तो वहां तक ले गए हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि जब मेरा गुड्स बी 0 था तो गुड्स ए 21 था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप पॉइंट आउट कीजिएगा कि ये गुड्स, ठीक है, जैसे ही मेरा यूनिट बढ़ा, गुड्स बी 1 हुआ, गुड्स ए कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, दिख रहा है। उसके बाद जैसे ही गुड्स बी का यूनिट 2 हुआ, गुड्स ए का यूनिट 18 हो गया। जैसे ही गुड्स बी का यूनिट 3 हुआ, गुड्स ए का यूनिट 15 हो गया। जैसे ही गुड्स बी का यूनिट 4 हुआ, वैसे ही घट के यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 हो गया। ये 11 हो गया। 5 पर 6 और 6 पर 0। अब देखिए ये जो आप ग्राफ बनाइएगा ना, ये जो आपका ये जो बनेगा ना, ये सबसे मिलते हुए नीचे को आएगा। ठीक है, सबसे मिलते हुए ये नीचे को आएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर क्योंकि नहीं बन रहा था उस प्रकार से, तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप इस ग्राफ को तैयार कीजिएगा और इसका जो कर्व तैयार होगा, खास ये जो कर्व है, ये हमेशा हर एक पॉइंट से टच होते हुए नीचे को आएगा। तो समझ में आ गया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगले स्लाइड के साथ। जय हिंद, जय भारत।